हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई से चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली एलटी परीक्षा में जो प्रश्न पत्र में प्रथम वाला भाग है सीडीपी का, इससे संबंधित कुछ हम लोग अध्ययन सामग्री कर रहे थे, जिनमें कि हम शैक्षिक दर्शन के विषय में पढ़ रहे थे। तो इसमें यानी भारतीय जो दार्शनिक है उनके विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया है। और अब हम कुछ पाश्चात्य दार्शनिकों की बात करेंगे, जिनमें कि पहला है प्लेटो। तो प्लेटो शुरुआत करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप अभी चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्लेटो जो है वो यूनान का दार्शनिक था। ये यानी कि दो प्रकार के जो यानी संसार की संकल्पना करता है। एक तो क्या है, प्रत्ययों का संसार, और दूसरा इंद्रियों में अनुभव होने वाला संस्कार। ठीक है, जो संसार है, ठीक है, दो प्रकार का मानता है। तो ये अमानवीय जगत बताता है कौन सा, संसार वाला प्रत्यय। सामान्य मनोवैज्ञानिकों की धारणा है कि प्रत्ययों का निर्माण चेतना के अंदर होता है और प्रत्ययों का स्रोत दृश्य जगत है, यानी कि जो सामने है वो दिखाई पड़ता है। लेकिन प्लेटो इनसे सबसे क्या है, अलग मान्यता है। ये मानता है कि जगत की वस्तुनिष्ठता सत्ता जो है यानी स्थापित है। यानी ये मानता है कि प्रत्ययों के जगत की वस्तुनिष्ठता सत्ता जो है ना स्थापित है। दृश्य जगत के पदार्थों प्रत्ययों के जगत की नकल है। यानी दृश्य जगत के जो पदार्थ हैं वो प्रत्ययों की नकल हैं और विशेष में कोई ना कोई अपूर्णता रह जाती है। इसी से एक विशेष पदार्थ दूसरे विशेष पदार्थ से भिन्न हो जाता है और ये मानता है कि प्रत्यय पूर्ण है। यानी कि ये मानते हैं कि जो यानी कि प्रत्यय है अपने आप में पूर्ण है और किन्हीं दो वस्तुओं में भिन्नता होने का कारण जो है वो ये है कि उनमें कुछ न कुछ प्रत्यय तो सब में है, लेकिन उनमें प्रत्ययों में कुछ अंतर रह जाता है, जिससे कारण दो वस्तुओं में अलगपन दिखाई पड़ता है। इसके बाद है प्लेटो की कृतियाँ। प्लेटो की प्रमुख कृति हैं रिपब्लिक और लाज। इसी में ही इसके शिक्षा दर्शन, ठीक है, यानी कि दिखाई पड़े। और भी कई किताब हैं जहाँ पर कि इनको जो है वो है, लेकिन रिपब्लिक शिक्षा संबंधी विचारों का एक क्या है, ठीक है, यानी कि संसार में सबसे पहली पुस्तक मानी जाती है। रूसो ने लिखा भी है कि रिपब्लिक जो है यानी कि वो शिक्षा पर लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। रिपब्लिक पहले लिखी गई और लाज बाद में लिखी गई। दोनों पुस्तकों में पढ़ने से यानी कि पता चलता है कि प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचारों में एक रूपता नहीं है। वो रिपब्लिक में कुछ और कहता है, लाज में कुछ और कहता है। रिपब्लिक में वो नितांत आदर्शवादी होकर के बात करता है, ठीक है, और उसका पृष्ठपोषण करता है। अज्ञानता ही सारी बुराइयों की जड़ को मानता है। लेकिन लाज में जैसे वो आता है वो अज्ञानता को इतना बुरा नहीं मानता है। और रिपब्लिक की रचना प्लेटो ने अपने यौवन काल में की थी और लाज जो है वो वृद्धावस्था में की थी। इसका मतलब है उम्र का क्या था, यानी कि असर दिखाई पड़ता है प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचारों में। जैसे जैसे यानी कि प्लेटो की उम्र में परिपक्वता आती चली गई, वैसे वैसे उसके विचारों में परिवर्तन होता चला गया। लेकिन सभी जितने भी संवाद हैं उनमें प्लेटो ने शिक्षा की क्षमता को स्वीकार किया है। समाज के कल्याण का आधार किसको माना है, शिक्षा को माना है। प्लेटो ने समाज की क्षमता का जो आधार है वो शिक्षा को ही स्वीकार किया है। प्लेटो मानता है कि संसार सत्य और असत्य दो का संयोग है, ठीक है, सत्य और असत्य दोनों का संयोग है और ये प्रत्यय को प्रमुखता देता है। इसलिए प्रत्ययों की नकल होने के कारण सांसारिक पदार्थ सत्य है और एकता और स्थिरता के अभाव कारण असत है, ठीक है। यानी इसमें जो है ना एकता नहीं है, ना ही स्थिरता है, इसलिए क्या है, ये असत है। जहाँ तक दृश्य जगत की यानी कि बात की जाती है तो प्लेटो मानता है कि सृष्टा की क्रिया का फल है वो जो दिखाई पड़ता है सामने। थोड़ा सा दर्शन कठिन होता है, इसलिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग।
एक बार में नहीं आएगा, दोबारा आप समझ लेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हालांकि यहाँ से अभी कोई क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है, क्योंकि इतने शिक्षा संबंधी इनके विचार हैं नहीं अभी। लेकिन जब तक इनके दर्शन को नहीं समझा जाएगा तो आगे इनकी शिक्षा समझ में नहीं आएगी। सृष्टा की क्रिया के पहले प्रकृति आकार रहित एवं भेद रहित होती है। सृष्टा इस अभेद प्रकृति को प्रत्ययों के रूप में प्रदान करता है। सृष्टा का मतलब निर्माण करने वाला, ईश्वर, कुछ भी मान लीजिए, प्रकृति। प्लेटो का जो आदर्शवादी है दर्शन वो क्या है? प्लेटो जो है ये आदर्शवाद विचारधारा का जो है ना समर्थक माना जाता है, और अपने शैक्षिक विचारों में आदर्शवादी दृष्टिकोण का समावेश करने का प्रयास किया है। ये मानता है कि जो वास्तविक जगत है, ठीक है, वो विचारों का जगत है, यानी कि द रियल वर्ल्ड इज दैट द आइडियाज ओनली, सिर्फ और सिर्फ विचार। कोई वस्तु सत्य है तो वह केवल विचार सत्य है, यानी कि ये क्या मानते हैं, विचार को ही सत्य मानते हैं। भौतिक जगत का अस्तित्व केवल विचारों पर निर्भर है, उसके अनुसार केवल ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। आदर्शवादी ही मानते हैं, कोई भी आदर्शवादी है, ब्रह्म जगत यानी ब्रह्म को ही सत्य मानते हैं और जगत को मिथ्या मानते हैं। ब्रह्म ही पूर्ण है, यानी सत्य ही पूर्ण है, बाकी सब अपूर्ण है। व्यक्ति अपूर्ण है जबकि ईश्वर पूर्ण है। प्लेटो ने माना है कि शाश्वत, पूर्ण, अपरिवर्तनशील और चिरंतन जो है यानी कि विचार हैं, ठीक है, यानी विचारों को ये मानता है कि शाश्वत, चिरंतन हैं, ठीक है, और पूर्ण भी हैं, अपरिवर्तनशील है। प्लेटो आदर्शवादी दृष्टिकोण के अनुसार दो जगत को मानता है। प्रथम तो विचारों का जगत है और दूसरा उन वस्तुओं का जगत है जो संसार में, जिनका संपर्क विभिन्न वस्तुओं से होता है। और विचारों के जगत का अस्तित्व स्थायी है और इंद्रिय द्वारा ज्ञात की हुई वस्तुएं जगत का अस्थायी होती हैं, ठीक है, यानी विचारों द्वारा जो ज्ञात किया जाता है जगत वही स्थायी है, और जो इंद्रियों द्वारा यानी जगत ज्ञात है वो अस्थायी है। प्लेटो के अनुसार आत्मा के तीन क्या हैं, यानी प्रमुख तत्व हैं, एक तृष्णा, एक इच्छा शक्ति और तीसरा है विवेक, ठीक है। एपेटाइट यानी कि एपेटाइट, भूख, विल पावर और विजडम। मनुष्य अपने जो है मस्तिष्क में इच्छा शक्ति यानी कि विवेक मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, इच्छा शक्ति उसके हृदय में होती है और तृष्णा नाभि में विद्यमान होती है, उदर में, पेट में। तृष्णा का मतलब है यानी कि इच्छा, खाने पीने या किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की जो इच्छा है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। इन्हीं तीन तत्वों से जो है ना, अब इसके बाद प्लेटो मानता है कि तृष्णा का गुण संयम है, इच्छा शक्ति का धैर्य और विवेक का ज्ञान है, ठीक है। यहीं से समझते जाइएगा, तीनों चीज़ें इसकी बात है। तृष्णा का गुण संयम है, इच्छा का धैर्य है और विवेक का ज्ञान है। इन तीनों तत्वों में मनुष्य उन्नति करता रहता है और आत्मा उच्च श्रेणी प्राप्त करती जाती है। लेकिन ठीक है, इन्हीं गुणों के आधार पर प्लेटो मनुष्य जाति को तीन भाग में बांटता है। तृष्णा विशेषता वाला जो है वो तीसरा वर्ग यानी उद्योगपति, व्यापारी, दुकानदार, किसान आदि वर्ग आता है, जो दूसरे लोगों को पेट भरने का कार्य करता है। इन्हें व्यवसायी कहा जा सकता है। इच्छा शक्ति की विशेषता वाला दूसरा है जो सैनिक ग्रुप के अंतर्गत आ जाता है और जिसका कर्तव्य सुरक्षा, युद्ध व्यवस्था, शांति व्यवस्था और नियमों का पालन आदि करवाना है। और प्रथम अर्थ अर्थात दार्शनिक या शासक वर्ग आता है प्रथम वर्ष में। इन लोगों की विशेषता ये है कि ज्ञान एवं न्याय से युक्त विवेक एवं तर्क रखना। प्लेटो इस वर्ग को सबसे अधिक जिम्मेदारी देता है और इस वर्ग का विभाजन उसने जाति के ऊपर न करके बुद्धि और ठीक है ज्ञान पर किया है। प्लेटो यद्यपि कि सत्यम शिवम सुंदरम के उच्च जीवन मूल्य को स्वीकार करता है, किंतु सबसे उच्च वास्तविकता शिवम की है। उनके अनुसार नैतिकता के लिए कुछ सद्गुणों का विकास आवश्यक है और ये सद्गुण शिवम से संबंधित हैं। उदारता, संयम, आत्मनियंत्रण, धैर्यशीलता, साहस और ज्ञान, ये सब शिवम की ही ओर लेकर के जाते हैं। जिस समय प्लेटो था उस समय
यानी कि यूरोप में दो प्रकार की शिक्षण प्रणालियाँ थी, ठीक है, इसलिए उन्हें आपको समझना जरूरी है, तभी आप प्लेटो के शिक्षा प्रणाली को कुछ समझ पाएंगे। एक एथेंस की शिक्षा प्रणाली, दूसरा स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली। ओके, तो यूनान में जो है ना एक एथेंस की शिक्षा प्रणाली थी, इसमें राज्य का कोई नियंत्रण शिक्षा प्रणाली पर नहीं था, वह व्यक्तिगत प्रयास पर निर्भर थी। यानी कि जो व्यक्ति हैं वो अपने आप चाहें तो जा कर के शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ना चाहें तो ना ग्रहण करें। यानी राज्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं करता, जैसे भारत में था प्राचीन समय में। संपूर्ण शिक्षा 3 भागों में विभाजित थी: प्राथमिक, माध्यमिक और सैनिक या उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा में केवल साधारण अक्षर ज्ञान, अंकगणित सम्मिलित था। शिक्षा 14 वर्ष तक की आयु में पूरी हो जाती थी। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा का विधान था, जो धनिकों की विशेषाधिकार था, यानी जिनके पास पैसा था वो दे करके और शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। इसके बाद उच्च शिक्षा सैनिकों के लिए थी, तो सैनिक शिक्षा को सर्वोच्च स्थान दिया जाता था। एथेंस की शिक्षा अत्यंत व्यय साध्य थी, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा महंगी थी ये। क्लियर? यह व्यापक थी और उसका परिणाम स्वरूप अच्छे नागरिकों का निर्माण होता था, ठीक है, उस पर राज्य का नियंत्रण नहीं था। ओके, चलिए स्पार्टा की प्रणाली, तो स्पार्टा की प्रणाली जैसे इजराइल की प्रणाली, तो यहाँ पर यानी कि 7 वर्ष की आयु के बाद स्पार्टा में बालकों को राज्य का अधिकार माना जाता था और वही उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करता था। संपूर्ण शिक्षा का आधार सैनिक प्रशिक्षण था। कलात्मक विधाओं का अध्ययन पर कोई जोर नहीं था, यानी कि सैनिक शिक्षा दिया जाता था। कुल मिलाकर के एकमात्र कला युद्ध कला सिखाई जाती थी। सैनिक अनपढ़ हुआ करते थे, उनका दृष्टिकोण संकीर्ण और अनुदार होता था, उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं हो पाता था, यद्यपि वे अच्छे कुशल सैनिक होते थे। अब इन्हीं को ही समन्वित कर दिए तो वहीं से हो जाता है प्लेटो की आपकी शिक्षा पद्धति। प्लेटो इन दोनों का यानी कि दोनों का दोषों का और गुणों का यानी सूक्ष्म अध्ययन किया और उनकी विशेषताओं को लेकर के एक नई शिक्षा प्रणाली बनाई। एक और एथेंस की शिक्षा प्रणाली की व्यापकता और अच्छे नागरिक पैदा करने की क्षमता की प्रशंसा करता है, और वहीं दूसरी ओर शिक्षा व्यवस्था में व्यक्तिगत प्रयास को छोड़ देने विरोध था। ठीक है, यानी वो चाहता था कि उसके लिए राज्य को व्यवस्था करनी चाहिए। स्पार्टा की भांति प्लेटो शिक्षा राज्य का नियंत्रण चाहता था और वो चाहता था शिक्षा व्यवस्था अच्छे नागरिकों के साथ साथ अच्छे सैनिक भी क्या करे, निर्मित करे। लेकिन वह स्पार्टा के सैनिकों की भांति अपने सैनिकों का दृष्टिकोण संकीर्ण और उदार नहीं बनाना चाहता था। इसलिए उसने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली उपस्थित की जो कि अधिक सर्वांग थी और जिसमें एथेंस और स्पार्टा के दोनों प्रणालियों के जो है गुण सम्मिलित थे। इसके अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या था? प्लेटो शिक्षा को नैतिक प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया मानता है। नैतिकता की शिक्षा दी जा सकती है और दूसरे शब्दों में क्या सद्गुण को सिखाया जा सकता है। इस प्रश्न पर प्राचीन यूनान के सभी दार्शनिक क्या थे, ठीक है, अपने अपने उन्होंने राय दिया। सुकरात ने सद्गुण को ही ज्ञान के रूप में देखा, ये मानते हैं सद्गुण ही ज्ञान है और अज्ञानता ही मृत्यु है। हाँ, ये आ गया, ज्ञान ही गुण है, सद्गुण है। और प्लेटो सुकरात के विचारों को आगे बढ़ाते हुए ज्ञान और सद्गुण में भेद किया। इन्होंने यानी कि अपने विचार दिए, दर्शन संबंधी ज्ञान, विज्ञान, ललित कला और बुद्धि तथा निर्दोष समझी जाने वाली श्रेष्ठ दीप्ति। ठीक है, इस तरह से इन्होंने सद्गुण का संबंध पर विचार करते हुए बोला कि सद्गुण 4 हैं: बुद्धिमत्ता, साहस, संयम और न्याय। ये 4 इन्होंने माने कि ये क्या है, ये सद्गुण है। यूनानियों की दृष्टि में अच्छा आदमी अच्छे राष्ट्र का अच्छा नागरिक होता है। शिक्षा का कार्य अच्छे राष्ट्र के अच्छे नागरिक तैयार करना है। राष्ट्र में कम से कम 3 वर्ग होने चाहिए। एक तो राष्ट्र के संरक्षक होने चाहिए, दूसरे उस संरक्षक के सहायक सैनिक होने चाहिए, और संरक्षकों एवं सैनिकों के अतिरिक्त संपत्ति उत्पादक वर्ग भी होना चाहिए। यानी जो ऊपर तीनों थे, ठीक है, वो तीनों के तीनों समूह यहाँ पर होने चाहिए। प्रत्येक वर्ग के लिए निश्चित कार्य होना चाहिए और वो अपने निश्चित कार्यों को करने चाहिए। प्रत्येक वर्ग अपना कार्य करे और दूसरे वर्ग को अपना कार्य करने दे।
इस प्रकार प्लेटो इस व्यवस्था को सामाजिक न्याय नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उसने सामाजिक न्याय कहा, क्योंकि भारतीय जिन्हें यानी कि जो है शूद्र कहा गया, उनके लिए उसने शिक्षा की व्यवस्था ना करके अन्याय किया है, क्योंकि सामाजिक न्याय की स्थापना जिस प्रकार की जाती है वह ही शिक्षा है। तो सामाजिक न्याय वहाँ पर भी नहीं हुआ। जो चतुर्थ श्रेणी वाले थे उनके लिए उसने शिक्षा की व्यवस्था नहीं की। सामाजिक न्याय की व्याख्या करते हुए इसने प्लेटो ने बोला कि राष्ट्र के दो वर्गों को संरक्षकों के अधीन रहना चाहिए। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति में भी बुद्धि का शासन होना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति के जीवन में यही न्याय है। यानी कि बोलते हैं कि जो दो है ना, ध्यान रखिएगा, सैनिक वर्ग और व्यापारी वर्ग, वो बुद्धि के अंतर्गत रहने चाहिए, यानी राजा के अंतर्गत रहने चाहिए, दार्शनिकों के अंतर्गत रहना चाहिए। शिक्षा के कार्य और उद्देश्य, इन्होंने प्लेटो ने अपने शिक्षा और कार्य के उद्देश्य भी निर्धारित किए हैं। ठीक है, इन्होंने शिक्षा को समूची सृष्टि की प्रक्रिया का एक आवश्यक कार्य माना है और शिक्षा की असीम शक्ति को प्लेटो स्वीकार करता है। प्लेटो शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य बताए हैं। पहले क्या है कि शिक्षा का प्रथम उद्देश्य नागरिकता के गुणों का विकास करना है। इतना पर्याप्त है। अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए अच्छे नागरिकों के होने की आवश्यकता है। ठीक है, इसलिए उसने इस यानी एथेंस वाली शिक्षा प्रणाली वहाँ से अपनाई। अच्छे नागरिकों के गुणों का विकास करना शिक्षा का एक मुख्य कार्य है। इसलिए वो युवकों में संयम, साहस, सैनिक कुशलता गुण प्रदान करना चाहता है। ओके, दूसरा इसका है उद्देश्य शिक्षा का राज्य की एकता की रक्षा करना। तो राज्य की एकता की रक्षा करना, सोफिस्टों ने यूनान में व्यक्तिवाद को प्रमुखता दी थी। प्लेटो ने व्यक्ति एवं राज्य के संबंध में सुंदर दार्शनिक विवेचन किया और स्पष्ट किया कि व्यक्ति राज्य के लिए है। यानी कि इन्होंने बोला कि व्यक्ति राज्य के लिए है, ना कि राज्य व्यक्ति के लिए। इकाई का अस्तित्व तो पूर्ण रूप से होता है, इकाई का अस्तित्व तो पूर्ण के लिए होता है। मानव एक इकाई है और राज्य क्या है? ठीक है, उसका पूर्ण रूप है। राज्य की स्थिति पूर्णता की है, अतः व्यक्ति को राज्य की वेदी पर अपने स्वार्थों को निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये स्वीकार करता है, मानता है। इसलिए शिक्षा का प्रमुख कार्य है कि वह बालकों में सहयोग की भावना उत्पन्न करे, समुदाय के प्रति विश्वास जगाए, भ्रातृत्व की भाव का विकास करे। इससे यह पता चलता है कि प्लेटो एथेंस से अधिक स्पार्टा की ओर झुका हुआ था, किंतु प्लेटो के समाजवाद में शिवम निहित था तथा बुद्धि तत्व प्रमुख था। बुद्धि तत्व ही प्रमुख है उसमें, जबकि स्पार्टा में समाजवाद का अभाव था। तीसरा उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम के प्रति आस्था उत्पन्न करना। जन्म के समय शिशु इंद्रियों का दास होता है, धीरे धीरे उसमें सत्यम शिवम सुंदरम के प्रति क्या होना चाहिए? यानी कि प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। चौथा उद्देश्य है सद्गुण के विकास के लिए ज्ञान आवश्यक है। तो इसका मतलब है कि बुद्धिमत्ता को सद्गुण माना गया है और सामाजिक व्यवस्था की क्या है? नींव है। यहाँ विवेक प्रत्येक शिशु की सुषुप्तावस्था में विद्यमान रहता है। शिक्षा एक का उद्देश्य यह भी है कि वह गुप्त विवेक को जागृत करे और विवेक से ही जीवन नियंत्रित हो सकता है। जब विवेक जागृत न हो जाए तब तक शिशु को तो बड़ों के नियंत्रण में ही रखना चाहिए। ठीक है, यही है, ये बाड़ों नहीं बड़े होना चाहिए। पांचवा जो उद्देश्य है वो सामाजिक वर्गों के पक्षपाती था। यानी समाज में तीन प्रमुख वर्ग मानता है, एक वर्ग को संरक्षक, दूसरा को सैनिक, तीसरा को व्यवसायी मानता है। और यहाँ पर दास प्रथा प्रचलित थी और अनेक दास विद्यमान थे, उनकी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं करता। ठीक है, इसके बाद प्राचीन भारतीय समाज की तरह ही प्लेटो चार वर्णों में विभक्त, यानी प्लेटो भी चार वर्णों में यानी विभाजन मानता है समाज का। और ये प्लेटो की विचारधाराओं में अद्भुत साम्य के लिए कुछ लोगों का कहना है कि प्लेटो भारत आया था और उसके विचारों पर भारतीय वर्ण व्यवस्था की छाप पड़ी थी। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का कार्य प्रत्येक व्यक्ति को इस योग्य बनाना है कि वह अपने अनुकूल सामाजिक वर्ग का सक्षम जो है ना यानी सदस्य बन सके।
इसके बाद शिक्षा का छठा उद्देश्य मानव शिशु को मानव बनाना है, ठीक है, यानी उसमें मानवता के गुणों का विकास करना है। सातवां उद्देश्य है अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना। स्वनियंत्रित व्यक्ति ही क्या होता है, परिस्थितियों के अनुसार आचरण अच्छी तरीके से करता है। तो समंजन की यह योग्यता ही शिक्षा का द्वारा संभव है। अंतिम और आठवां उद्देश्य बताया कि जीवन में अनेकानेक विरोधी तत्व विद्यमान रहते हैं, इसलिए इन विरोधी तत्वों की पहचानना और उनमें संतुलन स्थापित करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। ओके, चलिए अब यानी आगे पढ़ते हैं। इसमें इनका पाठ्यक्रम क्या था, तो प्लेटो ने एक विस्तृत पाठ्यक्रम जो है ना, यानी वो बालकों के लिए प्रस्तुत किया था। पाश्चात्य शिक्षा में इतिहास में प्लेटो ही प्रथम व्यक्ति था जिसने पाठ्यक्रम पर, ठीक है, व्यवस्थित विचार प्रकट किए थे। इन्हें बोला कि पहले 10 वर्षों में छात्रों को अंकगणित, रेखागणित, संगीत, नक्षत्र विज्ञान और कुछ बातें सीखनी चाहिए। अंकगणित तथा रेखागणित आदि का अध्ययन गिनती करना सीखने के लिए नहीं है, वरन इन विषयों में निहित शाश्वत संबंधों को जानने के लिए होता है। माध्यमिक स्तर पर छात्रों के लिए कविता, गणित, खेल कूद, कसरत, सैनिक प्रशिक्षण, शिष्टाचार, संगीत, धर्मशास्त्र आदि की शिक्षा दी जानी चाहिए। प्लेटो का विचार है कि काव्य में साहित्य की शिक्षा दी जानी चाहिए। काव्य को उसने बौद्धिक जीवन का मूल स्रोत माना है। बौद्धिक जीवन का मूल स्रोत क्या है, इसने माना कि वो है काव्य। गणित का भी वह समर्थक था। आदर्श प्रत्यय ईश्वर की प्राप्ति के लिए तर्क आवश्यक है। इसका ज्ञान हमें गणित से प्राप्त होता है। गणित व्यावहारिक, सैनिक, राजनीतिक और कलात्मक जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो गणित पर जो है ना, यानी इसने बहुत दिया था जोर। इसने जो एकेडमी बनाई थी उसमें लिखा था, ज्यामिति से अनजान व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। ज्यामिति गणित की एक शाखा है। प्लेटो के पाठ्यक्रम में दर्शन का स्थान सर्वप्रमुख था। उच्च अध्ययन श्रेणी के विद्यार्थियों को ऐसा, यानी कि इसे दर्शन पढ़ने का प्रस्ताव दिया गया था। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में नीतिशास्त्र, दर्शन, मनोविज्ञान, अध्यात्मशास्त्र, प्रशासन, कानून की शिक्षा दी जानी चाहिए। प्लेटो ने डायलेक्टिक शब्द का प्रयोग किया है। वस्तुतः इन सभी विषयों में सम्मिलित ज्ञान के लिए किया गया। डायलेक्टिक में ये सभी विषय सम्मिलित हैं। डायलेक्टिक का अध्ययन सत्य की खोज के लिए होता है, ठीक है। डायलेक्टिक का मतलब है प्रश्न उत्तर करके, वाद विवाद करके और सही उत्तर का निर्णय करना। शिक्षा के विभिन्न स्तर, जिन्हें प्लेटो ने शिक्षा के, ठीक है, अलग अलग स्तर निर्धारित किए हैं, ठीक है, और वो अलग अलग जो स्तर थे, ठीक है, वो अलग अलग के लिए थे। इन्होंने माना कि शैशवकालीन जो शिक्षा है वो, यानी कि जन्म से 3 वर्ष की अवधि के लिए शैशवकाल माना गया। इसमें पुष्टिकारक भोजन दिया जाना चाहिए और लालन पालन ठीक से होना चाहिए। इस काल में बालकों को सुख दुख की परिस्थितियों से यथासंभव बचना चाहिए। ओके, यानी सुख दुख की परिस्थितियों से बचना चाहिए। नर्सरी यानी कि कक्षा 3 से 6 तक, यानी समय 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के अवस्था है। इस काल में शिक्षा प्रारंभ कर देनी चाहिए और शिक्षा की दृष्टि से यह काल बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें खेल कूद, परियों की कहानियाँ और सामान्य मनोरंजन संबंधी शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके बाद है प्राथमिक विद्यालय स्तर, यानी कि 6 वर्ष से लेकर के अब आगे तो 6 से 13 वर्ष तक की यानी कि अवस्था है। बालक और बालिकाओं की शिक्षा अलग अलग होनी चाहिए, ये अलग अलग की बात करता है। छात्र तथा संचालित शिविरों में रखे जाने, छात्रों को जो है वो संचालित शिविरों में रखे जाने चाहिए, ठीक है, उन्हें घर नहीं भेजने चाहिए, इसका बात करता है। इस अवस्था में शिक्षा के 2 कार्य, एक तो बालक एवं बालिकाओं के अनियंत्रित क्रियाओं को नियंत्रित करना और दूसरे सामंजस्य स्थापित करना। इसके लिए संगीत, नृत्य, काव्य की शिक्षा दी जानी चाहिए। धर्म तथा गणित की भी शिक्षा इस अवस्था में प्रारंभ कर देनी चाहिए, यानी प्रारंभिक अवस्था में 6 से 13 वर्ष। इसके बाद आता है माध्यमिक शिक्षा। 13 से 16 वर्ष तक की अवस्था को यानी कि माध्यमिक शिक्षा माना। रिपब्लिक में लिखा है कि प्रारंभिक स्तर पर ही अक्षर ज्ञान प्रारंभ कर देना चाहिए, लेकिन जो लाज है
ठीक है, इसके अनुसार अक्षरों की शिक्षा 13 वर्ष के पश्चात प्रारंभ करनी चाहिए। 13 से 16 वर्ष की अवस्था में गायन तथा वादन पर बल देना चाहिए। धार्मिक श्लोकों का गायन, कविता पाठ, गणित के सिद्धांतों की शिक्षा इसका विशेष यानी कि विषय थी। जिम्नास्टिक काल 16 से लेकर के 20 वर्ष तक। इस काल को दो भाग में बांटा है, 16 से 18 की अवस्था और 18 से 20 की अवस्था। पहली समय में शरीर को सबल बनाने के लिए भांति भांति के शारीरिक व्यायाम करने चाहिए। यह सैनिक प्रशिक्षण की पृष्ठभूमि है और आगे की अवधि में यानी 18 से 20 वर्ष की अवधि में पूरी तरह से सैनिक प्रशिक्षण में लगानी चाहिए। दूसरी अवधि में छात्रों को घुड़सवारी, शस्त्र संचालन, सैन्य संचालन, व्यूह रचना आदि की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। इसके बाद आता है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा की अवधि 20 से 30 वर्ष के लिए होगी और यह इस शिक्षा को ग्रहण करने की पात्रता सिद्ध करना प्रत्येक छात्र का कर्तव्य हुआ। 20 वर्ष की अवस्था में छात्रों को ज्ञान की जांच होगी और जांच जो छात्र उत्तीर्ण होंगे, ठीक है, वे ही उच्च शिक्षा के अधिकारी होंगे। इस काल में नवयुवकों को अंकगणित, रेखागणित, संगीत, नक्षत्र विज्ञान और वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन करवाया जाना चाहिए। इस काल में युवकों में विज्ञान को व्यवस्थित करने की क्षमता, ठीक है, इन्हें प्रदान करना चाहिए, इन्होंने माना। इस बाद आता है उच्चतर शिक्षा। तो उच्चतम शिक्षा 30 वर्ष से ऊपर। 30 वर्ष की अवस्था पे पुनः चुनाव होगा। 30 वर्ष की अवस्था में उच्च शिक्षा प्राप्त युवकों की परीक्षा ली जाएगी और उत्तीर्ण युवक 5 वर्ष तक अग्रिम अध्ययन करेंगे और जो युवक अनुत्तीर्ण हो जाएंगे वे शासन में कनिष्ठ अधिकारी बनेंगे। उत्तीर्ण युवक 5 वर्ष तक डायलेक्टिक का अध्ययन करेंगे और डायलेक्टिक के अध्ययन में युवक सच्चे ज्ञान को प्राप्त करेंगे और वे सत्य को दर्शन करने में समर्थ होंगे। सत्य का ज्ञान वो युवकों में सद्गुण उत्पन्न करेगा। 35 वर्ष की अवस्था में समाज में लौटने और समाज के हितों का संरक्षक बनेंगे। 15 वर्ष तक ये दार्शनिक समाज के संरक्षक के रूप में प्रशिक्षण लेते रहेंगे और उन्हें व्यावसायिक अनुभव प्राप्त होता रहेगा। 50 वर्ष की अवस्था में वे पदमुक्त हो सकते हैं और पद में निवृत्त होने के पश्चात अपना जीवन चिंतन, मनन, ध्यान, ठीक है, लगाएंगे और शिवम के यानी कि जीवन व्यतीत करेंगे। इसके बाद है शिक्षण विधियां। तो प्लेटो के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य, चूंकि ज्ञान की खोज है, अतः शिक्षण विधि में उसी तरह से होनी चाहिए। तो शिक्षा की योजना सर्वप्रथम में है तर्क। विस्तारित व्यक्ति का वाद विवाद, जो विचारशील व्यक्ति है, ठीक है, उनके साथ वाद विवाद करना ही क्या है, तर्क है। ठीक है, इस प्रकार शिक्षण विधि का प्रथम रूप क्या है, तर्क। द्वितीय विधि के रूप में प्लेटो ने प्रश्नोत्तर विधि को स्थान दिया, अर्थात इस विधि का सूत्रपात सुकरात ने किया था और इसके 3 चरण हैं: उदाहरण, परिभाषा और निष्कर्ष। उदाहरण वार्तालाप से प्रारंभ होता है, फिर सामान्य गुणों का निर्धारण होता है, अंत में निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तृतीय विधि है वार्तालाप विधि। इस विधि का आगे चल करके इतना प्रचार हुआ कि यह उच्च शिक्षा का माध्यम बन गई। इसे ही व्याख्यान विधि के नाम से जाना जाता है। स्त्री शिक्षा। प्लेटो ने स्त्री के महत्व को स्वीकार करते हुए बताया कि पुरुष और स्त्री में कोई मौलिक भेद नहीं है। जो कार्य पुरुष कर सकते हैं वह कार्य स्त्री भी कर सकती है। ठीक है, और यह बात दूसरी है कि पुरुष अधिक बलवान होते हैं, स्त्रियों में कुछ शक्तिशाली होते हैं
पर यानी स्त्रियों से मनुष्य जो है ना कुछ शक्तिशाली होते हैं, पर वे भेद गुण का ना होकर मात्रा का। ओके, इसलिए स्त्रियों और पुरुषों को एक सी शिक्षा मिलनी चाहिए, इसका समर्थन करता है। खेल कूद, व्यायाम, घुड़सवारी, सैन्य संचालन आदि की शिक्षा केवल पुरुषों को नहीं बल्कि स्त्रियों को भी दी जानी चाहिए। यह ऐसा माना जाता है कि प्लेटो ही सबसे पहला ऐसा शिक्षा शास्त्री था जिसने शिक्षा को एक विधिवत आकार प्रदान किया, और उसने एक एकेडमी स्थापित करने की विचार व्यक्त किया था। तो अपने विचारों एवं सिद्धांतों को कार्य रूप देने के लिए व्यवहारिक सिद्ध करने के लिए वह सफल प्रयास करता रहा। उसका आदर्शवाद कोरा सिद्धांत नहीं है। उदार शिक्षा की रूपरेखा निश्चित रूप से आज के प्लेटो के सिद्धांतों का आश्रय लेते हैं। इसमें स्त्री शिक्षा विषय में जो विचार व्यक्त किए गए उसे वे विचार आज 2100 वर्षों से अधिक व्यतीत हो जाने के बाद भी नए से लगते हैं। अपने सिद्धांतों में जीवन के शाश्वत मूल्यों की झलक मिलती है। प्लेटो का पाश्चात्य सभ्यता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था और ज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ समय तक प्लेटो के सिद्धांतों की दर्शन, शिक्षा आदि के पर छाया था, और उसके मतों का समर्थन अथवा सिद्धांतों का आलोचना ही विद्वानों का लक्षण बनता रहा है। आज प्लेटो के विचार प्रेरणा का स्रोत है। दासों की शिक्षा, पहले हम पढ़ चुके हैं कि दासों की शिक्षा के विषय में ये क्या है, मौन है। दासों की उस समय बहुत अधिक संख्या थी, तो प्लेटो ने स्वीकार किया था उनके अस्तित्व को स्वीकार किया। प्लेटो ने दासों को नागरिक नहीं माना और उसके अनुसार दास राज्य के नागरिक नहीं हो सकते हैं। जब नागरिक नहीं हो सकते हैं तो ना वे राज्य के किसी सार्वजनिक कार्य में भाग ले सकते हैं। अतः प्लेटो ने दासों को शिक्षा से भी विमुख रखा। दासों के लिए उसने कहा कि उन्हें अपने परिवार का पैसा अपनाना चाहिए और घरेलू कामों में ही लगे रहना चाहिए। लेकिन आगे चल करके अरस्तु ने जो है क्या किया, इसका उलट कर दिया सब। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो शिक्षा के बड़े विस्तार विचारक है। उसने अपने व्यक्तित्व में यूनान की विद्वत्ता, उसके यानी प्लेटो के व्यक्तित्व में यूनान के विद्वता का चरमोत्कर्ष हमें दिखाई पड़ता है। स्थूल और सूक्ष्म का जिस सुंदर ढंग से इन्होंने समन्वय किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। इन्होंने शिक्षा का जो रूप प्रस्तुत किए हैं वह आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख रूप माना जाता है। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान दोषपूर्ण था। उसने शिक्षा को 3 वर्गों में रखा जो आधुनिक खोजों के विपरीत हैं। अब तो कई तरह की शिक्षा हो गई हैं। उसने सिद्धांत प्रजातंत्रात्मक सिद्धांतों से मेल नहीं खाते, ये आलोचना है इसकी। उसने दास प्रथा के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं कहा और उल्टे उसने इसे मान्यता प्रदान की। यानी दास प्रथा को क्या करता है, मान्यता प्रदान करता है। इसके बाद है उसने व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा की उपेक्षा की और उसने अपने सिद्धांतों के व्यवहारिक पक्ष की ओर ध्यान कम दिया। गाइस, तो ये था यानी कि प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए।
और चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।